हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज के न्यू सेशन में अपन कवर करने वाले हैं रिकरेंज रिलेशन, जो कि लीजेंडर पोलिनोमियल से रिलेटेड है। अपन हर यूनिट के अंदर है ना रिकरेंज रिलेशन पढ़ेंगे। हर यूनिट के अंदर जो आगे अपन कवर करेंगे ना, उन सभी के अंदर अपन रिकरेंज रिलेशन पढ़ेंगे। तो एक जैसी सी है, ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं होता, आपको सब चीज़ें पता लगती जाएगी जैसे जैसे अपन यूनिट कवर करेंगे वैसे वैसे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में अपन क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। अपनी 5-6 जो है टोटल रिकरेंज रिलेशन है, जो 6 रिकरेंज रिलेशन आपको माइंड में रख लेनी है। अब ये 6 रिकरेंज रिलेशन आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें रिकरेंज रिलेशन के अंदर, तो क्या होता है 2n+1। क्या होता है जी, 2n+1 होता है। ठीक है, इसके साथ में x होता है और pn होता है। ये किसके इक्वल होता है, n+1 pn+1 प्लस में n pn-1। ये आपकी फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन होती है जी। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, एन पी एन एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन होता है जी। इसी तरीके से थर्ड अपनी आती है। ये जो थर्ड है वो कहीं ना कहीं इन दोनों का यूज़ करके अपन बनाते हैं जी। इसी तरीके से अपनी फोर्थ है और फिफ्थ है और सिक्स्थ है। अब सभी की मैं डिटेल आपको बताऊंगा किस तरीके से ये आपको फुल प्रूफ आपको करना है और कैसे आप माइंड में रख सकते हो भी, किस तरीके से ये पूरी सोल्व होती है। डिटेल में सब चीज़ें अपन कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन पहली रिकरेंज रिलेशन कवर करते हैं। तो फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन अपनी क्या है, आपको देख लीजिए ध्यान से। आपकी ये है 2n+1 एक्स पी एन n+1 pn+1 एंड प्लस में n pn-1। कुछ ये आपकी रिकरेंज रिलेशन है। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो जितनी भी रिकरेंज रिलेशन होगी वो जनरेटिंग फंक्शन से ही सोल्व होती है, तो ये आपको माइंड में रख लेना है। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, जनरेटिंग फंक्शन ले लेंगे। लीजेंडर पोलिनोमियल का क्या होता है आप सभी को पता है, ये होता है। ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया है। अपना टारगेट क्या है आप सभी को पता है, इस थ्योरम को प्रूव करना है। इस थ्योरम को जब अपन को प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, अपन को लीजेंडर पोलिनोमियल लेके चलना पड़ेगा। तो अपने लीजेंडर पोलिनोमियल लेके चल दिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू जेड के। तो जेड के रिस्पेक्ट में इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, आपको पता है -1/2 है वो तो आगे आ जाएगा, और 1 - 2x जेड स्क्वायर आ जाएगा। और इसके अंदर क्या हो जाता है, एक पावर माइनस हो जाती है, तो -½ पहले से और -½ और 1 और हो जाएगा। तो ये माइनस का 3/2 बन जाएगा अपना। तो ये माइनस का 3/2 हो गया। फिर अंदर जो है टर्म उसका भी डिफरेंशिएशन होगा जेड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे तो 1 है, 1 का 0 हो गया। यहाँ पे होगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2z बचेगा, यही बचेगा। ठीक है जी। फिर अपन आते हैं इस साइड आते हैं। तो देखो ध्यान से, समेशन n0 to इन्फाइनेट है। जेड के रिस्पेक्ट में करें तो n आगे आएगा, n आगे आ गया, और z की पावर n-1 हो गया, और यहाँ पे pnx हो गया। क्या आपको बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है जी। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, यहाँ पे क्या है आपका 1/2 है, और यहाँ पे क्या है 2 है। अगर मैं इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इस टर्म के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस वाली है वो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन माइनस करेंगे तो ये आपका x - z हो जाएगा, और इसमें से 2 अपन ने कॉमन ले लिया, और जो 2 कॉमन लिया है ना वो इस 2 के साथ अपन कट कर सकते हैं, तो वो अपना डायरेक्ट कट हो गया। तो अपनी टर्म क्या बची, x - z बची, और यहाँ पे अपना ये वाला टर्म बच गया एज इट इज, इक्वल टू अपना ये टर्म है ही एज इट इज। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, रिकरेंज रिलेशन फर्स्ट को आप कवर कर रहे हो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड इक्वेशन जो अपनी है ये वाली सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है, इसको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, 1 - 2x प्लस जेड स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - 2x प्लस जेड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर 1 से कर रहे हो। जब आप पावर 1 से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 इसके साथ ऐड होगी तो बचेगी कितनी पावर, हाफ पावर बचेगी। तो देखो यहाँ पे कितनी पावर बच गई, हाफ पावर बच गई, क्योंकि एक पावर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुई थी तो पावर ऐड हो जाती है। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो पावर अपनी ऐड हो गई, और इस तरफ जो अपना है वो एज इट इज अपना राइट हैंड साइड आ ही गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको पता है ना, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो वैल्यू है वो अपनी किसके अंदर थी, जब अपने डिफरेंशिएशन किया था, आपने डिफरेंशिएशन किया था तब तो ये वैल्यू आई थी। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से देखो तो ये जो अपन जनरेटिंग फंक्शन लेके चले थे,
वो अपनी ये इक्वेशन थी। और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह अपन वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे यही काम ये है, अपन ने क्या कर दिया, x माइनस जेड एज इट इज रख रखा है और यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दी, जनरेटिंग फंक्शन से अपन समेशन n जीरो टू इन्फाइनाइट जेड की पावर n pn x लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना। और बाकी जो अपना राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो एज इट इज अपनी आ गई है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई होप नहीं होगी। ठीक है, अब अपन क्या कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई, फिर माइनस जेड के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। अब देखो यहाँ पे जेड की पावर n प्लस वन हो गया, क्यों? क्योंकि जेड की पावर n तो पहले से था ही और जेड एक और मल्टीप्लाई हो रहा है तो n प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पे पावर ऐड हो गई और ये पी एन एक्स आ गया एज इट इज। सेम टू सेम अपन इसके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, फिर 2x जेड के साथ करेंगे तो देखो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो जेड की पावर 1 है और यहाँ पे जेड की पावर -1 है, तो ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, ओनली 2x बच जाएगा, समेशन आ जाएगा, n आ जाएगा और z की पावर n बचेगी, ओनली कितनी बचेगी, n। और ये पी एन एक्स अपना एज इट इज है ही। इसी तरीके से अपन जेड स्क्वायर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जेड की पावर 2 है और यहाँ पे -1 है, तो पावर कितनी बच गई, ऐड होगी तो +1 बच जाएगी। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, n बचेगा और z की पावर n+1 पी एन एक्स बच जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है भाई, अब अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं देखो ध्यान से, जैसे अपन ने इसके अंदर किया है कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अपन कंपेयर करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट अपन देख रहे हैं z की पावर n-1 टर्म वाले। ठीक है, तो z की पावर n-1 टर्म वाले जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो अपन को देखने। तो z की पावर n-1 वाली टर्म जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है एक तो, अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो यहाँ पे आप देखोगे पहले तो, इसी तरीके से आप देखोगे z की पावर n टर्म वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अपना कौन कौन से z की पावर n का अपन को करना है, उसको एक्सपेंड इस तरीके से करना है कि वो z की पावर n में चला जाए अपना। आई बात आपको समझ में? भी वैल्यू आपको इस तरीके से पुट करनी है कि वो z की पावर n में चला जाए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, z की पावर n-1 टर्म, जिससे आपका क्या बनेगा, n+1 पी n+1 बन जाएगा। इसी तरीके z की पावर n टर्म से अपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x n पी n बन जाएगा। z की पावर n+1 टर्म से क्या बन जाएगा, n-1 पी n-1 बन जाएगा। और x की या x z की पावर n या -z n+1 टर्म से अपना क्या बन जाएगा, x पी n माइनस पी n-1 बन जाएगा। ये अपना बनेगा इससे। ओके, ये कैसे बन गया आपको समझ में आ गया होगा, या डिटेल में और बताऊँ? चलो आपको थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि अपना मेन टारगेट ही है भी आप सिलेबस कवर कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सब चीज़ें आपको डीपली में कवर करवानी है, चाहे उसमें टाइम कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन एक्सप्लेन आपको इस तरीके से करना है भी आपका कोई भी डाउट ना रहे। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे तो आप डीपली में आप कवर करोगे ना तो आप ये भी समझ जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है, वही चीज़ें हैं जो अपन पीछे कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये क्या कर दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया वो भी आपको समझ में आ गया होगा और एक्सपेंड कर दिया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट को, z की पावर n वाले जो कंपेयर कर रहे हैं और बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं z की पावर n वाले। तो जब आप z की पावर n वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या वैल्यू अपनी आएगी। तो आप देखो यहाँ पे आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, z की पावर n वाले कोफिशिएंट आप ले रहे हो, z की पावर n वाले कोफिशिएंट लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, pn बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, p आएगा और x pn आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे क्या है, z की पावर n+1 है तो आपको यहाँ पे z की पावर n बनाना है। अब जब आपको z की पावर n बनाना है तो आपको n की जगह क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बताओ मुझे। n की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, n की जगह जब आप n-1 पुट कर दोगे ना तब आपका ये +1 तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि n+1 है ना, z की पावर n+1 है तो मैंने n की जगह n-1 वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे -1 से +1 कट जाएगा तो z की पावर n बच जाएगी ना। बट आपको यहाँ पे n की जगह n-1 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको लिख पाओगे। क्या आपको बात समझ में आई? तो आपको है ना z की पावर n इसको बनाना है।
अब z की पावर n इनको बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप पुट कर दोगा n-1, यहाँ पे क्या पुट कर दोगे n+1, यहाँ पे एज इट इज है ही पहले से ही, और यहाँ पे क्या पुट कर दोगे n-1। क्या आपको बात समझ में आई? ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी कहाँ कहाँ पे, n की जगह, क्योंकि आपको z की पावर n बनानी है। अब बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे? आ गई होगी। जो आगे आपको बता रखा है ना वो कुछ इस तरीके से बता रखा है। आई बात आपको समझ में? तो अपन ने क्या किया, z की पावर n बनाया है, इन सभी को z की पावर n बनाया है। तो z की पावर n जब अपन ने बनाया है तो क्या किया है अपन ने, n की जगह वैल्यू पुटअप की है। मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, आपने n की जगह n-1 वैल्यू पुट की है, यहाँ पे n की जगह n+1 पुट किए, क्योंकि 1 से -1 कटेगा तभी n बचेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे n ऑलरेडी पहले से यही, और यहाँ पे आपने n-1 पहले पुट किए, क्यों? क्योंकि -1 से +1 कट जाएगा तभी n बचेगा, लेकिन यहाँ पे आपका n-1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका n+1 आ जाएगा इस n की जगह, और यहाँ पे n है, यहाँ पे आपका n-1 आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी n आई। क्या बात आपको समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है जी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से अपने इसको किया है, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे xpn बचेगा, यहाँ पे pn-1 बचेगा, और यहाँ पे n+1 pn+1 बचेगा, यहाँ पे 2x npn और प्लस में n-1 pn-1 बचेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब ये आपकी क्या बच गई, वैल्यू बच गई। कैसे बची आपको पता लग गया होगा, आपने यहाँ पे इसमें जब वैल्यू पुट की तब यहाँ पे जो n है ना, ये स्मॉल n है, इनकी जगह भी वैल्यू चेंज होगी, ये भी माइंड में रख लेना कहीं आप भूल जाओ। ये जो n है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपकी n की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। तो जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 हो जाएगा। जैसे मान लो अपने यहाँ पे क्या किया था, n-1 किया था, तो इस n की जगह भी n-1 आ जाएगा। यहाँ पे n है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो अपने n+1 किया था तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है, ठीक है। फिर आपको इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, तो कुछ इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन बन के आएगी। जब ये इक्वेशन बन के आएगी तो आपको क्या कर देना है, इनको रीअरेंज कर देना है, अरेंज कर देना है। तो अरेंज आप जब करोगे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे pn है, यहाँ पे pn है, तो इसमें टर्म को इस तरफ लेके आ सकता हूँ ना, अरे लेके आ सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को मैंने इस तरफ लेके आया, तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी, ठीक है जी। फिर आप देखो ये pn-1 है, ये भी pn-1 है, तो मैं इस pn-1 वाली टर्म को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ माइनस की है, और यहाँ पे आपकी टर्म है वो एज इट इज बड़ी है, और ये वाली टर्म है मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो n pn-1 आएगा और यहाँ पे pn-1 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये टर्म किसकी है, माइनस की, ये टर्म किसकी है, प्लस की, तो ये दोनों टर्म वैसे कैंसिल हो जाएगी, अरे हो जाएगी ना दोनों टर्म कैंसिल, ठीक है जी। अब अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 1 + 2n कॉमन ले सकते हैं, 1 + 2n ले सकते हैं, यानी x और pn आपका कॉमन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और इस तरफ आप देखोगे ध्यान से तो ये दोनों टर्म तो आपकी कैंसिल हो ही चुकी है, बची कौन सी टर्म, ये 2 टर्म बची है, तो ये 2 टर्म आपकी यहाँ पे आ जाएगी एज इट इज। और यही आपका क्या है, रिकरेंज रिलेशन है फर्स्ट, यही फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन है आपकी, और यही अपना टारगेट था, आपको पता होगा यही अपना टारगेट था, देखो यही अपना टारगेट था ना। तो थ्योरम के अंदर कुछ नहीं है, यानी इस रिकरेंज रिलेशन के अंदर कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला जाएगा, या तो आप डायरेक्ट बोल देगा रिकरेंज रिलेशन प्रूव करके दिखाओ, या फिर आपको ये दे देगा भी इसको सोल्व करके दिखाओ, इसको प्रूव करके दिखाओ भी ये चीज़ इसके इक्वल होती है, या फिर ये बोल देगा भी ये चीज़ किसके इक्वल होती है। अंडरस्टैंड? तो आपको कुछ नहीं करना, जेनेटिक फंक्शन लेके चलना है, उसका डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको आपको सब्स्टिट्यूट करके और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 - 2xz + z² की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको -½ पावर बच जाएगी। फिर आपको क्या कर देना है, इसकी वैल्यू है वो जनरेटिंग फंक्शन से यहाँ पे पुट कर देनी है, पुट करके इसको अलग अलग करके और इसको z की पावर n बना देना है। जहाँ पे z की पावर n है ऑलरेडी उसको तो छेड़ना ही नहीं है, उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना है। जहाँ पे z की पावर n नहीं है उसको z की पावर n बनाना है। तो कुछ इस तरीके से बनाना है भी n की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके और उसको z की पावर n में आपको कन्वर्ट कर लेना है। अंडरस्टैंड? तो कुछ इस तरीके से आपका ये फर्स्ट जो है प्रूव हो जाता है। बताओ समझ में आ गया? अगर आपको पहला समझ में आ गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारी रिकरेंज रिलेशन आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। चलिए अब अपन चलते हैं सेकंड रिकरेंज रिलेशन के ऊपर। और जो सेकंड अपन को रिकरेंज रिलेशन प्रूव करनी थी वो आपको पता होगी क्या थी, ये थी npn xp-n -p-n-1। अंडरस्टैंड? तो ये रिकरेंज रिलेशन आपको प्रूव करके दिखानी है अभी, ठीक है ना। कौन सी रिकरेंज रिलेशन प्रूव करके दिखानी है? सेकंड। तो अब आपको सेकंड रिकरेंज रिलेशन मैंने बता दी, अब आपको जनरेटिंग फंक्शन है उसी को लेके चलना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेके चलना है, जनरेटिंग फंक्शन। तो आपको लिख देना है वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन, अपन जानते हैं जनरेटिंग फंक्शन ये होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। एक बार तो आपको z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो z के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी अपन जानते हैं, कुछ ये आता है, ऑलरेडी अपन जानते ही हैं, और x के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो x जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -12 आगे आ जाएगा, 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करोगे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बचेगा क्या, ये वाला। तो इसमें से क्या बचेगा, माइनस का 2z बचेगा। और इस तरफ आप देखोगे तो समेशन n0 से n0 से इनफाइनाइट z की पावर n एज इट इज, और इसका आप डेरिवेटिव करो क्योंकि इसके साथ x है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो ये p' n हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये माइनस से ये माइनस कट गया, इस 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या, z इंटू में दिस टर्म, और ये इस तरफ है ये आपका। बताओ, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। पहले बहुत तो आपको क्या करना है, जब आपको सेकंड जो इक्वेशन सोल्व करनी है, यानी रिकरेंज रिलेशन आपको सोल्व करनी है, तो आपको z के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहला काम आपका यही रहने वाला है, ठीक है, ठीक है जी। फिर आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है दोनों को, क्या कर देना है, डिवाइड, क्या कर देना है, दोनों को डिवाइड। तो ये टर्म और ये टर्म, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, तो सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखूँ, डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखोगे आप, ये वाली टर्म इस टर्म से कट गई, डिवाइड ही कर रहे हैं डायरेक्ट। और क्या कट जाएगा अभी, और कुछ कटने वाला है क्या, और कुछ कटने वाला है तो कट जाएगा। और यहाँ पे बचेगा x - z डिवाइड बाई z, तो यहाँ पे बच गया x - z डिवाइड बाई z, समेशन n z की पावर n-1 pn, और यहाँ पे समेशन zn p'(n), ये बच गया, बच गया। अब आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है अभी दोनों की, दोनों क्या कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x समेशन n0 से इनफाइनाइट z की पावर n p'(n), फिर माइनस का आएगा z, माइनस का z आएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो माइनस का z आएगा, समेशन n0 से इनफाइनाइट z की पावर n p'(n) आ जाएगा। अच्छा जी, फिर अपन क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो z आएगा, समेशन n0 से इनफाइनाइट आएगा, n z की पावर n-1 pn आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा जी। चलो जी, अब आगे देखिए ध्यान से आप, ये टर्म एज इट इज आ गई अपनी, ठीक है। इसमें आप देखो z है और यहाँ पे z की पावर n है, तो ये z है वो इसके साथ जा सकता है अपना, यानी z की पावर n+1 हो सकता है। सेम टू सेम ये भी अपना z है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस से ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z की पावर 1 है और यहाँ पे z की पावर -1 है, तो ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो बचेगा क्या, n pn बचेगा, यही बचेगा ना, ठीक है जी, यही बचेगा। तो अब आपको आगे क्या करना होता है, आपको पता ही है, आपको कंपेयर करना होता है। तो z के पावर n वाले कोफिशिएंट को अपन को कंपेयर करना होता है, तो वही काम अपन करने वाले हैं यहाँ पे। जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे z की पावर n ऑलरेडी है, तो अपना क्या बचेगा, x p' आएगा, आ गया एज इट इज। फिर माइनस का आ गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपना क्या है, n+1 है, तो आपको n की जगह क्या करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा, तभी तो -1 से +1 कटेगा और यहाँ पे n बचेगा, तो आपको n की जगह n-1 पुट कर देना है। तो इस n की जगह क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, तो ये p'(n-1) आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका z की पावर n है ही, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, तो क्या बचेगा, n-pn बचेगा। अरे यही बचेगा ना, तो आपको n-pn की वैल्यू निकल के आ गई, क्या, ये वाली। और यही आपको सेकेंड रिकरेंज रिलेशन के अंदर प्रूव करके दिखाना होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो सेकेंड रिकरेंज रिलेशन समझ में आया कि नहीं आई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। आपको पहले z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है। बताओ आया मजा, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा है। दोनों को डिवाइड अपन ने यहाँ पे कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना होता है z की पावर n वाले को। अगर z की पावर n है तो उसको एज इट इज लिख दो, उसके जो कोफिशिएंट है ना उनको लिख दो, और z की पावर n अगर नहीं है तो उसको z की पावर n बना दो। ये बात आपको समझ में गया, सिंपल सा ही है। चलें थर्ड पे, चलो भाई अब चलते हैं अपन थर्ड रिकरेंज रिलेशन के ऊपर। जो थर्ड रिकरेंज रिलेशन है वो एकदम सिंपल सी है। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन है ना उसका यूज होता है। किसका होता है, फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन का यूज होता है। और फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन अगर आपके माइंड में है तो ही आप क्या कर पाओगे, थर्ड रिकरेंज रिलेशन कर पाओगे। अगर माइंड में नहीं है तो सर क्या करेंगे, ये भी बता दो हमें, इसका भी सॉल्यूशन दे दो। ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा, सर हमारे माइंड में अगर फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन नहीं है तो हम रिकरेंज रिलेशन थर्ड को करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो भाई फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन को ही सोल्व कर लो। क्या करोगे, फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन को ही सोल्व कर लो। अब फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन सोल्व कैसे करते हैं, माइंड में लाओ फटाफट। फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन के लिए आपको जनरेटिंग फंक्शन जो अपना है वो आपके माइंड में होना चाहिए, और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। और फिर सिंपल सी चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है,
उसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर से आपको उसको मल्टीप्लाई करके और क्या करना होता है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना होता है जेड की पावर n वाले को। तो उसको जब आप सोल्व करोगे तब लास्ट में जाके आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर डायरेक्टली आपके याद रहता है तो भाई इसका यूज आपको करना होता है। तो आपको जेनेटिक फंक्शन जो अपना है उसका यूज करके जो आपका रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। तो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन आपने स्टार्टअप की, ठीक है जी, उसका आपको क्या कर देना है, क्या कर देना है, क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। फर्स्ट जो अपना रिकरेंस रिलेशन है उसका आपको डिफरेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट जो रिकरेंस रिलेशन अपनी ये थी ना, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखो 2n + 1 एच आएगा, एक्स का कर रहे हैं तो pn आ जाएगा क्योंकि एक्स का 1 होता है। फिर अपन चलेंगे तो देखो 2n + 1 को अपन ने एच रखा, 2n + 1 एक्स को अपन ने एच रखा और pn का हो जाएगा तो p डैश n हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आ गई होगी, ठीक है जी। फिर इसके ऊपर अपन चलते हैं तो यहाँ पे n + 1 आएगा, p डैश n + 1 आ जाएगा, यहाँ पे n आएगा, p डैश n - 1 आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, जब अपने रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया तब आ गया। अब आपको क्या कर देना है, इस वैल्यू को यूज किस में करना है, जो आपकी सेकंड रिकरेंस रिलेशन है ना उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देनी है। आई बात आपको समझ में। अब सेकंड रिकरेंस रिलेशन क्या थी आपकी, कुछ ये थी, यही थी ना। तो देखो सेकंड रिकरेंस रिलेशन अपनी थी एक्स पी डैश एन इज इक्वल टू एन पी एन प्लस माइनस पी डैश एन - 1 डैश थी, यही थी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, जब आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा भी अपन यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको एक्स पी डैश एन दिख रहा है ना वहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू पुटअप कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर आपको वैल्यू दिख रही होगी एक्स पी डैश एन, ये रही, दिख रही है ना। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। और ये वैल्यू कहाँ से आती है, सेकंड रिकरेंस रिलेशन से आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ रिकरेंस रिलेशन माइंड में रहनी चाहिए। आई बात आपको समझ में। प्रूफ तो अपन कर ही लेंगे लेकिन रिकरेंस रिलेशन माइंड में रहनी चाहिए, सिंपल सी है, माइंड में आपको रखनी है। तो एक्स पी डैश एन की जगह अपन ने वैल्यू ये पुट कर देनी है, ये यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट कर दी और ये एच चीज अपना ऑलरेडी पढ़ाई है, यहाँ तक कोई चेंजमेंट नहीं किया अपन ने। फिर आप देखिए क्या कर दिया अपन ने, इसको एक्सपेंड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपन ने पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग, इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2n² pn हो जाएगा और ये p डैश n - 1 हो जाएगा, ये डैश नहीं है भाई, अंडरस्टैंड। और इस तरफ ये एज इट है। तो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2n + 1 pn आ जाएगा, प्लस में 2n + 1 npn आ जाएगा, 2n + 1 p डैश n - 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये इस तरफ आपका पढ़ाई एज इट इज, यही था ना। तो ये टर्म अपनी आ जाएगी, देखो फर्स्ट टर्म अपनी ये आ गई, फिर इसके साथ अपन ने मल्टीप्लाई किया, आपको पता ही है। तो इसके साथ करोगे तो ये लिखा जाएगा और फिर इसको लिखेंगे इसके साथ तो ये लिखा जाएगा। तो वही चीज़ अपन ने यहाँ पे लिख रखी है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये आप मल्टीप्लाई आगे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंड अपन ने किया, जस्ट एक्सपेंड करने के बाद आपको क्या करना है जी, एक्सपेंड करने के बाद क्या करना है आपको क्या करना है, n + 1 को कॉमन लेना है, n + 1 को कॉमन लेना है। तो कुछ किस तरीके से, या pn को कॉमन ले लो, n + 1 को नहीं लो, pn को कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से आप क्या ले सकते हो, pn को कॉमन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे pn को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका बचा 2n बचा प्लस 1 बचा और यहाँ पे n भी बचा है ना, ये बड़ा n, ठीक है। तो ये बड़ा n आपका बचा है और यहाँ पे आपका क्या बचा है, n + 1 बचा है। क्या बचा है, ओनली n + 1 बचा है। तो इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो आपका क्या बनेगा, 2n² बनेगा ना, 2n² और यहाँ पे 2n बनेगा, यही बन रहा है, 2n² + n बन रहा है। तो सेम टू सेम यही है, यानी कि इसमें से अपन ने क्या ले लिया, एक तरीके से कोई कॉमन चीज़ ले सकते हो आप, वही किया हुआ है। क्योंकि इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करो, जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो आप, क्योंकि इसमें एक तरीके से ये चीज़ आप समझ सकते हो ना भी अपन ने इसमें से 2n को भी कॉमन ले रखा है। क्या ले रखा है, 2n को भी कॉमन ले रखा है। क्योंकि जब आप 2n को कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तब इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इसको आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर अपन ने जस्ट मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया और कुछ अलग चीज़ यूज़ नहीं किया। चलो मैं आपको इसको एक बार और डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे भी कौन सी स्टेप का कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गया, ये आपका आई वैल्यू, ठीक है, ये आपकी वैल्यू कैसे आई, ये आई और ये सारी चीज़, यहाँ तक आपको तो पता लग गया होगा। अब आगे अपन चले,
आगे जब अपन चले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ भी यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2n pn किया मैंने, यहाँ पे pn आ गया, फिर अपन ने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2n स्क्वायर आया, pn आया, फिर इसके साथ किया n pn आया, आ गया ना, इसके साथ किया 2n p डैश n माइनस वन आया, आ जाएगा, फिर प्लस में क्या आएगा, p डैश n माइनस वन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज पड़ी है। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा ये वैल्यू कैसे आई है, ठीक है ना, क्यों इतनी देर आपको खुद को कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी, अब आप खुद देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भी सर ये चीज़ आपने कैसे की है, आएगी आपको समझ में। यहाँ पे देखो क्या है, 2n pn है, दिख रहा है ना, तेरे दिख रहा है ना, 2n pn है ना, और यहाँ पे क्या है, 2n स्क्वायर pn है ना, यहाँ पे क्या है, 2n p डैश n माइनस वन है, 2 डैश है ना ये, तो इस वैल्यू को अपन क्या लेके जा सकते हैं, इस तरफ लेके आ सकते हैं, किस तरफ, इस तरफ। जब आप इस वैल्यू को इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ पे देखो एक प्लस का है, और इस तरफ लेके आओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पे टर्म कौन सी बचेगी, माइनस की बच जाएगी, तो ये देखो माइनस की टर्म बच रही है ना, यहाँ पे माइनस की टर्म यहाँ पे बच रही है, अरे बच रही है कि नहीं बच रही, माइनस की टर्म बची कि नहीं बची, तो ये माइनस की टर्म आपकी यहाँ से बच गई एक तरीके से, तो समझ रहे हो। अब आपको मैं आगे बताता हूँ ये पूरा प्रूफ कैसे हुआ है, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2n स्क्वायर है, ये जो 2n स्क्वायर है और ये जो 2n, इन दोनों में से आप 2n को कॉमन ले लो, क्या ले लोगे, 2n को कॉमन ले लोगे, तो मैंने इन दोनों में से 2n को कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा आपका n, यहाँ पे बचेगा आपका 1, और यहाँ पे आपका कॉमन क्या था, pn। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। फिर मैं प्लस लगा रहा हूँ, प्लस मैं लगा दिया मैंने, फिर अपना क्या है, यहाँ पे क्या है pn, यहाँ पे क्या है pn, तो इसमें से मैं pn कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा जी, n+1 बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, ठीक है जी। फिर आप इन दोनों में से देखो तो ये टर्म एज चीज अपनी है एक तरीके से, तो इन दोनों में से अपनी क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, इन दोनों में से, क्योंकि अपन ने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ना, 2n+1 को अंदर अपन ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो अपना क्या टर्म आया था, ये टर्म आया था सॉरी फ्रेंड्स, 2n p डैश n+1 आया, n-1 सॉरी, और प्लस में p डैश n-1 आया, यही आया था, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस टर्म को मैं इस तरफ लेके आ सकता हूँ, माइनस के इस तरफ, तो ये p डैश n-1 हो जाएगा, यही होगा कुछ, p डैश n-1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से, या फिर आप ये काम भी कर सकते हो, देखो इस टर्म को आप इस तरफ भी लेके आओगे, क्योंकि ये टर्म भी इस तरफ आएगी, तो ये टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 2n p डैश n-1 आ जाएगा, तो ये टर्म इसके साथ कटेगी, तो यहाँ पे एक माइनस का 1 रह जाएगा, और इन दोनों में से क्या हो जाएगा, अपना n-1 है वो कॉमन आ जाएगा, जैसे n+1 कॉमन आ गया अपना, क्योंकि माइनस अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई बात आपको समझ में ना, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, तो ये है ना, आप सेपरेट कर देना, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये pn कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2n कॉमन आ रहा है, समझ में आई बात आपको, क्या समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है जी। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में आपको इसको बता दिया, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो जी आगे देखो, आपने क्या किया, इन दोनों में से n+1 को कॉमन ले सकते हैं अपन, इन दोनों टर्म में से, ये अलग अलग टर्म है, यहाँ पे ना आप ब्रैकेट लगा देना भाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, थोड़ा ब्रैकेट यहाँ पे मिस यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आप यूज़ कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में से n+1 कॉमन आ जाएगा, तो n+1 अपना कॉमन जब आएगा, n+1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि n+1 जब आप कॉमन ले लोगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे 2n बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये देखो वो टर्म आ गई, और ये pn आ गया, और इस तरफ आपका ये टर्म है ही, n+1 आप कॉमन ले लो दोनों में से n+1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, p डैश n+1 और माइनस का p डैश n-1, यही बचेगा ना, तो ये बच गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये n+1 है, ये n+1 है, दोनों को अपन कट कर सकते हैं, कट कर दिया तो इस तरफ क्या टर्म बची, ये टर्म बची, और इस तरफ क्या टर्म बची, ये टर्म बची, और यही अपना क्या है, थर्ड डिग्री रिलेशन होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना, एकदम सिंपल सा, कर सकते हो एकदम इजी तरीके से, तो एकदम सिंपल सा, थोड़ा सा माइंड का यूज आपको करना है, और अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलें फोर्थ के ऊपर, चलो अभी फोर्थ रिकरेंज रिलेशन के ऊपर अपन आते हैं, और जो फोर्थ रिकरेंज रिलेशन है वो किससे सोल्व होगी, वो सोल्व अपनी होगी सेकंड रिकरेंज रिलेशन से। अब सेकंड रिकरेंज रिलेशन क्या होती है आपको पता है,
ये अपनी सेकंड रिकरेंज रिलेशन होती है। और थर्ड रिकरेंज रिलेशन क्या होती है? ये होती है जस्ट इनको क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। आई बात आपको समझ में क्या? सेकंड में से थर्ड रिकरेंज रिलेशन को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? आपको फोर्थ रिकरेंज रिलेशन मिल जाती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सेकंड रिकरेंज रिलेशन माइंड में होना चाहिए। एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन होता है। और जो आपकी सेकंड रिकरेंज रिलेशन है 2n+1 पी एन इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन। ये दो रिकरेंज रिलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये दोनों रिकरेंज रिलेशन आपके माइंड में है तो जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे देखो 2n+1 माइनस एन, यहाँ पे पी एन आ गया। इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो ये टर्म आएगी पी डैश एन माइनस वन, ये टर्म फिर ये माइनस करोगे तो माइनस का आएगा एक्स पी डैश एन और ये माइनस का आ गया माइनस का। अब आप देखोगे यहाँ पे एक एन इस एन से कट जाएगा तो n+1 बचेगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पी डैश एन प्लस वन, यहाँ पे माइनस का पी डैश एन माइनस वन। और इन दोनों में से कुछ चीज़ें हो रही है क्या? कट नहीं हो रही है, लेकिन इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये माइनस की हो जाएगी, ये टर्म प्लस की हो जाएगी। जब ये टर्म प्लस की हो जाएगी तो अब अपनी कोई टर्म कट सकती है, जैसे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अपनी डायरेक्ट यहाँ पे कट रही है, कट गई टर्म। तो बचेगी क्या? यहाँ पे आपका बचेगा पी डैश n+1 और यहाँ पे एक्स पी डैश एन। और इस तरफ अपना क्या बचेगा? n+1 पी एन बचेगा। और ये अपनी क्या होती है भाई? फोर्थ रिकरेंज रिलेशन होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फोर्थ रिकरेंज रिलेशन है ना, एकदम ईजी सा, कर सकते हो, सिंपल सा ही है। तो ईजी तरीके से इसको भी आपको कवर कर लेना है। अब इसके बाद चलते हैं अपन फिफ्थ रिकरेंज रिलेशन के ऊपर। तो जी फिफ्थ रिकरेंज रिलेशन के अंदर क्या है? सिंपल सा काम है, आपको सेकंड और फोर्थ रिकरेंज रिलेशन का यूज करना है। अब सेकंड रिकरेंज रिलेशन आपको पता है ना, उसको आप एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। फोर्थ रिकरेंज रिलेशन आपको माइंड में होगी तो फोर्थ रिकरेंज रिलेशन के आपको क्या कर देना है? एन की जगह n-1 रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है? n की जगह n-1 रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ पे आपको n-1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे n पी n-1 बन जाएगा, यहाँ पे p डैश n बन जाएगा, यहाँ पे x p डैश n-1 बन जाएगा। अब आपको पता है, आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे वैल्यू है ना वो पुट कर सकते हो। कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो? p डैश n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है, रीअरेंजिंग फॉर पी डैश एन। तो पी डैश एन की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है। अब पी डैश एन की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल के और यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पी डैश एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा आपका? एन पी n-1 प्लस में एक्स पी डैश n-1 आएगा। और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये जो आप पूरी की पूरी वैल्यू देख पा रहे हो, ये वैल्यू आप कहाँ पे यूज़ करोगे? ये वैल्यू आप कहाँ पे यूज़ करोगे? इक्वेशन थर्ड -2 करोगे, ठीक है ना। अब आपको क्या कर देना है? 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर पी डैश एन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे है आपको पता लग गया होगा, ये पी डैश n-1 है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो अपना एक्स स्क्वायर है, ये रहा एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पी डैश एन है, यहाँ पे पी डैश एन है। इन दोनों को अपन ने ऐड ही किया, जस्ट ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पी डैश एन कॉमन आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी थर्ड -2 आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना। तो अपन ने यहाँ पे इसमें से थर्ड -2 कर दिया तो पी एन आपका क्या आ जाएगा? डैश है, यहाँ पे डबल डैश नहीं है, ये सिंगल डैश है, तो यहाँ पे सिंगल डैश कर लेना भाई, सिंगल डैश है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन। फिर यहाँ पे ये वाली टर्म एज चीज़ आएगी जिसमें से इसको माइनस आपको करना है, तो दिस माइनस दिस। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये टर्म इससे कट जाएगी, बचेगा क्या? ये माइनस ये, तो ये माइनस ये आ गया। और ये आपका क्या होता है? फिफ्थ रिकरेंज रिलेशन होता है। कर सकते हो ना, एकदम इजी सा ही है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा ही है। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले सेकंड रिकरेंज रिलेशन लेना है, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना और फोर्थ रिकरेंज रिलेशन लेके एन की जगह n-1 पुट करके और उसमें से माइनस कर देना सेकंड रिकरेंज रिलेशन जिसको आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया था उसको माइनस करके, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कर सकते हो, फिफ्थ रिकरेंज रिलेशन निकाल सकते हो ना। थोड़ा सा आपको कॉपी पे ट्राई करना है, अच्छे तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। चलिए जी सिक्स्थ रिकरेंज रिलेशन के ऊपर आते हैं। सिक्स्थ रिकरेंज रिलेशन के ऊपर आप आते हो तो देखिए आपको क्या करना है। फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन आपको माइंड में रख लेनी है। सबसे पहले फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन क्या होती है उसको आपको माइंड में रख लेना है।
और आपको क्या करना है, n की जगह n+1 पुट कर देना है। क्या कर देना है भाई, n की जगह n+1 आपको पुटअप करना है। कैसे पुटअप करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको जैसे मान लो यहाँ पे 2n+1 दे रखा है, तो इसको आप अरेंज करो। अरेंज आप किस तरीके से कर सकते हो, इसको आप n+1 + n के रूप में लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, n+1 + n, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज है। अब आप क्या करोगे, एक्सपीएन क्या करोगे, वैल्यू को एक्सपेंड कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, कर सकते हो ना। तो यहाँ पे n+1 के साथ अलग से कर देना। तो n+1 के साथ आपने एक्सपेंड कर दिया और इस n के साथ अलग कर दिया, और यहाँ पे अपना एज इट इज टर्म पड़ी है। अब आप क्या करोगे, रीअरेंज बाय ग्रुपिंग n+1 टर्म n टर्म्स। तो आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे इसके साथ कर सकते हो। तो इसको इस तरफ लेके आओगे तो n+1 कॉमन आ जाएगा, इस टर्म को इस तरफ लेके जाओगे तो इसमें से n कॉमन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, जो फिफ्थ रीअरेंज रिलेशन है उसको याद करोगे। फिफ्थ रीअरेंज रिलेशन कुछ ये थी आपकी। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो ये वाली जो वैल्यू आप ध्यान से देख पा रहे हो, इसकी जगह अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू क्या पुट किया अपने, Pn-1 x Pn, ये वाली जो वैल्यू है पूरी की पूरी, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आपने यही वैल्यू पुट कर दी इसके इक्वेशन के अंदर, जो फिफ्थ रीअरेंज रिलेशन है उसके अंदर। तो 1 - x² P' आई, और यहाँ पे इसकी जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप कर देनी है, और यही आपका क्या होता है, सिक्स्थ रीअरेंज रिलेशन होता है। भाई समझ में आया कि नहीं आया, है ना, एकदम सिंपल सा। तो एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा। सब चीज़ें आप इजी तरीके से कर सकते हो, बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ कीजिए और अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को कवर कीजिए। तो आज अपन ने 6 रिकरेंज रिलेशन अच्छे तरीके से कवर किए, जिनको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। कैसे कैसे किया है वो आपको पता होगा। जेनेटिक फंक्शन का अपन ने यूज़ किया, जेनेटिक फंक्शन को अपन ने जब डिफरेंशिएट किया जेड के रिस्पेक्ट में, तो आपकी फर्स्ट रिकरेंज रिलेशन आ जाती है। जब आप एक्स और जेड के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपकी सेकंड रिकरेंज रिलेशन आ जाती है। ठीक है जी। फिर आप क्या करते हो, थर्ड रिकरेंज रिलेशन निकालते हो तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करना होता है, आपकी थर्ड रिकरेंज रिलेशन आ जाती है जी। फोर्थ की बात करें तो आपको क्या करना होता है, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, आपकी ये आ जाती है जी। फिर अपन फिफ्थ की बात करें तो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करके आप फिफ्थ निकाल देते हो जी। और जब अपन बात करें सिक्स्थ की तो उसके अंदर फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन का यूज़ करके अपन सिक्स्थ इक्वेशन निकाल लेते हैं जी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपना रहता है। अच्छे तरीके से मैंने आपको 6 की 6 रिकरेंज रिलेशन कवर करवा दिए। आई होप सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल है वो अपना ज्वाइन आप कर सकते हो। फुल कोर्स आपको कवर करवाया जा रहा है, डे बाय डे पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कवर करवाया जाएगा। सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लास्ट ईयर चाहे क्वेश्चन हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, सब चीज़ें आपको डे बाय डे कोर्स के अंदर मिलती जाएगी। आपके एग्जाम से पहले सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कवर करवा दी जाएगी। तो आई होप सब चीज़ें आपको कवर हो गई होगी। कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे कोर्स के रिगार्डिंग चाहिए, चाहे सिलेबस के रिगार्डिंग चाहिए, चाहे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी है, आज के सेशन में भी कोई डाउट है तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और आज का जो PDF है वो भी आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, अपना जो ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएगा। या फिर आप क्या क्या कर सकते हो, अपनी जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, उसके अंदर फ्री कंटेंट नाम से एक टॉपिक है, उसको आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको रिकरेंज रिलेशन लीजेंडर पोलिनोमियल के नाम से एक टॉपिक मिलेगा, उसको आप ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो फ्री कंटेंट है, पूरा सिलेबस तो आपको कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखो फुल मेहनत आपको करवाई जा रही है, फुल मेहनत के साथ आपका थोड़ा बहुत तो कोर्स बनता ही है। कोर्स में थोड़ा बहुत अगर वैल्यू है कोर्स की तो वो वैल्यू कोर्स की इसलिए है क्योंकि आपको मेहनत करवाई जा रही है, आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिक करके ही आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आई होप सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।